हर्ष, कुछ कहना है तुम्हें? भाई सभी रेडी हो? शुड वी स्टार्ट? लगता है मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही वहां तक। ऐसा है क्या? क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? थोड़ा फिल्मी अंदाज में बोल दिया। ओ बाबा, इतने अनूठे एक साथ। ओके। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी, हम भी रेडी। मुझे लगता है 10 से ज्यादा ये टाइमिंग ज्यादा कंफर्टेबल है। आज हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस होपफुली हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन आरएस के बाद हम लोग फटाक से एचपी, सैलरी जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स में भी आ जाएंगे। ठीक है। आज के सेशन हमारा है मैक्सिमम 1 आवर, 45 मिनट या 50 मिनट तक हम लोग ये सेशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ये सेशंस के बारे में क्या क्या आपको और चाहिए, क्या क्या आपको लगता है कि एग्जाम में कहाँ आपको दिक्कतें आ रही है। और और इस सेशन के बाद जो जो टॉपिक्स हो गए हैं वो आपको कितने हद तक याद है। और भी कई सारी बातें हैं जो ऑल टुगेदर ये बताएगी कि टैक्स के रेगुलर टच में रहना टैक्स बहुत सपोर्ट करता है। चलो, मैं 5-7 मिनट टाइम ले चुका हूँ क्योंकि मुझे लेना चाहिए था, मुझे वेटिंग टाइम चाहिए। लेकिन अब वेटिंग टाइम ओवर, वी शुड स्टार्ट। अब एक पिंग पॉन्ग होता रहेगा और क्लास चलती रहेगी। ओके, लेट्स ऑन द रिकॉर्डिंग। आज का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्जाम्स में इसका वेटेज कितना है ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं मान बोलूं तो ऑन एवरेज 3 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक यदि आपको नहीं आता तो फाइनल का इंटरनेशनल टैक्सेशन आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फाइनल में जो इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक है वो उसका बेस है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो 3 से 5 नंबर का एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है। और दूसरा, कई बार टोटल इनकम का जो सम्स आ जाता है वो कई बार रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ पंच होके आ जाता है। तो ऑल टुगेदर आरएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस इज गवर्न्ड बाय 3 मेजर सेक्शन, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9। सेक्शन 5 डील करता है कि इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस या सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। 6 डील करता है मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड 9 डील करता है इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। तो तीनों ही सेक्शंस धुआंधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 6 से, यानी मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। पहली बात आप ये समझ लो सेशन स्टार्ट होने के पहले कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट थिंग, बोथ आर नॉट सेम। Citizenship is a very very broad term. It decides your fundamental rights. लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस इज कंपैरेटिवली अ वेरी नैरो टर्म जो सिर्फ टैक्स में यूज होता है। अनदर डिफरेंस इज रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर चेंज होता है, लेकिन सिटीजनशिप तो भैया ईयर टू ईयर तो चेंज नहीं होता। हाँ, चेंज हो भी सकता है लेकिन इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे मेरे को देख लो ना, सिटीजनशिप तब से इंडिया वाली लेके बैठे हैं और आने वाले सालों में भी कोई ऐसा इरादा ही नहीं थी सिटीजनशिप कहीं बाहर की जाएगी। आई होप सेम विथ यू। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस तो कभी भी चेंज हो सकता है। क्या हुआ, एक बार पटाख से थोड़ा दिन बाहर रह गए और आरएस चेंज हो गया। दूसरी बात बताना चाहूं कि एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर वेरी करेगा। एंड एक बंदे का अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है अलग अलग कंट्री में। यानी हो सकता है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो,
दुबई का नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और पाकिस्तान का ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेसिडेंट है और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आपके 500 सोर्सेज के लिए, 500 हेड के लिए एक ही रहेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। सिटीजनशिप एंड आरएस का डिफरेंस आज तक एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम लोग करें रेसिडेंशियल स्टेटस, ये टॉपिक सेक्शन 6(1) से 6(6) तक गवर्न होगा। 6(1) डील करता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। जो बहुत परेशान है, मैंने कुछ स्टूडेंट से बातें की, वो बोले क्या फायदा ये सब पढ़ के, अभी तो पूरा का पूरा लॉ चेंज हो जाएगा, यह 2025 में जो नया लॉ आया है अब जाके वह पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नो सच अ बिग चेंज। हाँ, सेक्शंस पूरे चेंज हो गए हैं और छोटे छोटे प्रोविजंस में चेंज हो रहे हैं, वो मैं रील के माध्यम से आपकी सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन सेक्शंस तो पूरे के पूरे चेंज हो गए हैं। तो प्रोविजंस, अच्छी बात क्या है ना कि प्रोविजंस सेम है, ठीक है। तो प्रोविजंस एकदम सेम है, तो आपको कोई चाप नहीं है। जो रेसिडेंशियल स्टेटस आज आप पढ़ने वाले हैं 2025 में भी 99% सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है, वो आपको बता दिया जाएगा जब आप पहुंचेंगे वहां पे। चलो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल दो तरीके का हो सकता है, या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा और या फिर इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होगा। यदि इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तो या तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। इसको थोड़े रील के माध्यम से बोले ना, तो भाई साहब आप दो चीजें हो सकते हो, या तो आप रेसिडेंट होंगे या फिर नॉन रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेसिडेंट हुए तो फिर दो बातें हो सकती है, या तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे या फिर आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे। बस इतना सही बनता। भी तो आगे बढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंस कब कहेंगे? तो एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट तब कहेंगे जब वो दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन है ही मस्ट रेसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको इंडिया में 182 डेज और मोर रहना पड़ेगा। यानी 182 डेज भी रह गया तब भी रेसिडेंट, 182 डेज से ज्यादा रह गया तब भी रेसिडेंट। और ये 182 डेज कंटिन्यूअसली रहने की कोई दरकार नहीं है, आया गया, 10 दिन रहा फिर चला गया, फिर 20 दिन रहा फिर चला गया, सब चलेगा। टोटल इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा। और ऑब्वियसली किसी एक सिटी में रहने की दरकार नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूमो, कलकत्ता से लेके जम्मू और जम्मू से लेके कन्याकुमारी, एक ही बात है, इंडिया में कहीं पे घूमो सब इंडिया ही काउंट होगा। ओके। या फिर ऑल्टरनेट है सेक्शन 6(1)(c). और 6(1)(c) क्या कहता है कि यू रिसाइड इन इंडिया फॉर 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. लेकिन सेक्शन 6(1)(c) के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1, एन इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज। तो कोई भी इंडियन सिटीजन यदि एम्प्लॉयमेंट पर्पस लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको ऊपर 6(1)(c) नहीं लगेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट। तो यदि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस ले जा रहे हो, दैट इंक्लूड्स जॉब, दैट इंक्लूड्स बिजनेस, दैट इंक्लूड्स प्रोफेशन। लेकिन यदि आपका बिजनेस इंडिया में है और बिजनेस के सिलसिले में, सिलसिला, सिलसिले में यदि आप इंडिया के बाहर जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए भैया ये नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बुद्धा ब्रेन वाले जापान की एजुकेशन सिस्टम से काफी इम्प्रेस्ड है, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है जापान विजिट करके आना पड़ेगा कि भी वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में क्या खास है। और यदि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम लेके आऊँ, वहाँ का कॉन्सेप्ट लेके आऊँ और यहाँ पे बुद्धा ब्रेन ट्रेनिंग के नाम पे स्टूडेंट्स को दूँ, तो भैया ये बोला जाएगा मुंद्रा जी यू वेंट टू जापान इncidental to employment and therefore this will not be treated as going outside India for employment purposes। ठीक है। स्टूडेंट सोच रहे हैं दो हो कैसे बुद्धा ब्रेन की मार्केटिंग करता रहता दिन रात। अरे नहीं नहीं, पढ़ाया तुम्हें, सिर्फ पढ़ाया, नथिंग एल्स। An Indian citizen being a member of Indian ship crew and the ship is going outside India। आप इंडियन शिप क्रू के मेंबर है और वो शिप इंडिया के बाहर जा रहा है, ध्यान रखना, वॉइस मस्ट बी आउटसाइड इंडिया, जर्नी मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। तो आप इंडियन शिप के क्रू के मेंबर है और आपका इंडियन शिप आपको लेके इंडिया के बाहर ट्रेवल कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 6(1)(c) आपको ऊपर नहीं लगेगा।
यहाँ पे छोटी सी बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप, मतलब इंडियन शिप जो इंडिया के बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं क्या है, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। यदि ये फॉरेन बाउंड इंडियन शिप में आप एज अ क्रू मेंबर ड्यूटी ज्वाइन करते हो, तो जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन की उसी दिन आपको बोल दिया जाएगा यू आर आउटसाइड इंडिया। दो शिप इंडिया में है, आप शिप के अंदर हो और वर्चुअली आप भी इंडिया में ही हो, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स यू शैल डीम टू बी रेसिडेंट, यू शैल डीम टू बी आउटसाइड इंडिया। और वैसे ही यदि आप ये वॉयज ये जो शिप है ये जर्नी पूरी करके वापस इंडिया में आ गया, इंडिया में आ गया, मुंबई पोर्ट पे आ गया, आप भी शिप के अंदर ही हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इन मुंबई, लेकिन अभी तक आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी भी आप शिप के अंदर ड्यूटी बजा रहे हो, तो जब तक आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। जो जो बातें नहीं लगे मुझे थोड़ा बताते रहना थी, सर ये बात तो नहीं बताया भाई। आई होप ये बात आप लोग को पहले से पता होता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान में रिवाइंड कर दिया। अरे नालायक को, मेरे स्टूडेंट्स भी देखो अंगूठा उड़ा रहे हैं, अरे तुम्हें तो मैंने क्लास में बताया था भाई, हाँ शर्म नहीं आती। ओके, तो इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू एंड द शिप इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, तो फिर उसको ऊपर 6(1)(c) नहीं लगेगा। और जिस दिन बंदा ड्यूटी ज्वाइन करता है और जब तक उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक ही इज डीम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 6(1)(c) का एक्सेप्शन नंबर 3। यदि कोई बंदा इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो नॉर्मली तो इंडिया के बाहर रहता है परंतु इंडिया में आया है मिलने मिलाने के लिए, for visit purpose, an Indian citizen who is normally reside in outside India came India for visit purpose, in that case 6(1)(c) will not be applicable। यहाँ पे विजिट पर्पस कुछ भी हो सकता है, बहुत ब्रॉड टर्म है। विजिट पर्पस मतलब आप जो सोच रहे हो मम्मी से मिलने, दादी से मिलने आया होता, दैट इज यस। आप सोच रहे हो शादी में आया होता, यस। आप सोच रहे हो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान काजोल को उड़ाने आया होगा, आंसर इज यस। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हो कि वो बंदा पढ़ाई करने के लिए आया है, यदि वो बंदा एक बिजनेस मीट के लिए आया है, ये सब इंडियन विजिट माने जाएंगे, ऑल विल बी विजिट पर्पज। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। तो आपने 6(1)(a) और 6(1)(c) कर लिया, एक बार मेरे साथ बुदबुदा लो, मेरे साथ मरमरीन कर लो, मेरे साथ बोल लो। An individual is said to be resident in India if he satisfy any of the two conditions laid down in section 6 subsection 1. As per 6(1)(a), he was in India for 182 days or more during the previous year, or as per section 6(1)(c), he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, 6(1)(c) is having three exceptions. Number one, Indian citizen going outside India for employment purpose, Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship is going outside India, an Indian citizen who normally reside in, an Indian citizen or a person of Indian origin who normally reside outside India came India फॉर विजिट पर्पज। इन तीन को ऊपर सेक्शन 6(1)(c) नहीं लगेगा, यानी ये तीन कैटेगरी के बंदे इंडिया में 182 डेज रहेंगे तभी और सिर्फ तभी रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। कहानी खत्म। 2020 के करीब में इन्होंने डीम्ड रेसिडेंट के कुछ प्रोविजन लाए, आज से 4-5 साल पहले, और दो डीम्ड रेसिडेंट के प्रोविजन है, ध्यान से सुनिए। पहला नंबर 1 गिवन इन सेक्शन 6(1)(c) थी, इसलिए नीचे वाला ही है प्रोविजन, बता देता हूँ। यदि कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में घूमने आया, तो ऊपर 60 डेज वाला प्रोविजन तो नहीं लगेगा, लेकिन यदि वो बंदा इंडिया में 120 डेज रह गया, 120 डेज और मोर इंडिया में रह गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रह गया, तो फिर उसको मान लेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि उसकी इनकम इन इंडिया, नॉट फॉरेन इनकम, नॉट फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम इन इंडिया मस्ट एक्सीड 15 लाख, 15 लाख। फिर से बोल देता हूँ, एन इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin who normally reside outside India came India for visit purpose,
resided in India for 120 days or more during the previous year, and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year, and whose income from India other than foreign source income exceeds 15 lakh, तो उस बंदे को हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया. ओके 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 ओके, एक बार इसको आप अपनी नजर से निकाल लो, देख लो. अभी अभी मैं हाइलाइटर चला रहा हूं, एक बार अपनी नजर से निकाल लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए. आई होप आपने देख लिया. एक बार और तोड़ के देख लो. सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, इंडिया में आउटसाइड ही रहता है, अभी इंडिया में विजिट के लिए आया है, उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और उसको बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया. यदि वो 120 डेज या रह लिया इंडिया में, और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रह लिया इंडिया में. ठीक है क्या? अरे हाँ बोलो. इसके अलावा डीम्ड रेसिडेंट का एक प्रोविजन और है, उसका नाम है सेक्शन 61A. ध्यान रखना, सेक्शन 61A. 61A, ये 61A क्या कहता है? यदि कोई बंदा है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वर्चुअली वो किसी और कंट्री का भी रेसिडेंट नहीं है, एंड इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स डोमिसाइल. इन दैट केस यदि वो बंदा इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम उसको डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे. वापस से बोलूं, द पर्सन इज इंडियन सिटीजन, he is not resident, he is not liable to pay tax in any country because of his domicile or residential status. His income from India other than foreign source income exceeds 15 lakh, then he shall deem to be resident in India. और जो ये बंदा डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया है ना, 61A वाला, वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट कभी नहीं बनेगा. कंडीशन वापस से ध्यान से समझिए, वो बंदा कहीं पे भी लायबल टू पे टैक्स नहीं है, क्योंकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ही ऐसा है, उसने ऐसे ही अपना मैनेज किया कि वो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है. इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमाता है, फॉरेन सोर्स से इनकम छोड़ के, इंडिया का सिटीजन है, तो भैया हम जिम्मेदारी लेंगे ना, हम बोलेंगे ये भैया रेसिडेंट है और उसको इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा. जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात उठी है, तो हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक एग्जाम में पूछ नहीं रहे हैं, और ज्यादातर बुक्स में इंक्लूडिंग आपके इंस्टीट्यूट के मैट ने भी इसको अपडेट नहीं किया है. तो आप भी वही याद रख लीजिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब अ पर्सन हु इज हैविंग वैलिड पासपोर्ट ऑफ इंडिया, और इट्स पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided India, और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिटीजनशिप उसके और उसके फोर फादर्स ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की है, तो हम लोग बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. क्या बोले सर, बहुत जल्दी बोलते हो, धीरे बोलिए, धीरे बोलते हो. ओके, तो मैंने क्या बोला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब एक बंदा जो या तो इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होल्ड करता है, और या फिर वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, और उसके किसी भी फोर फादर ने कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की है, तो हम बोलेंगे भाई साहब यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, बातें कुछ और है, लेकिन एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है, तो क्यों ज्यादा दिमाग में चाप लेते हो. ठीक है, ओके. काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज कैसे करेंगे, तो भैया डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर बोथ शैल बी काउंटेड. दिमाग में क्लियर रहेगा. इंडिया मतलब क्या, तो इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड डेजिग्नेटेड एरियाज अप टू IEEZ. तो पूरा इंडियन टेरिटोरियल वाटर इंडिया में है, और दूसरा डेजिग्नेटेड एरियाज इन IEEZ भी इंडिया ही माना जाएगा. अब अपने बात करें हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट, तो सेक्शन 66 डील करता है ऑर्डिनरली रेसिडेंस. सेक्शन 66 कहता है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब कहेंगे जब या तो he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and या तो नहीं, and he was resident in India, he has resided in India for 730 days or more
during 7 years immediately preceding the previous year. So he need to satisfy both the additional condition of section 66. He must be in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year, and he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. तो भैया ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो गया. आई होप यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड व्हिच आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स. अरे वाह, तुम्हारे अंगूठे बता रहे यस, और तुम्हारा काम हो गया, ये भी मुझे क्लियर हो गया. चलो अच्छी बात है. ओके, हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ. सेक्शन क्या है? सेक्शन है 62. आज तुम्हें इसके ऊपर टैक्स म्यूजिक भी सुनाऊंगा. आज मैं तुम्हें सारे सेक्शंस भी याद कराऊंगा, सब सेक्शंस भी याद कराऊंगा. सेक्शन 9 जैसी टफ डेफिनेशन भी याद कराऊंगा. व्हाट इज बिजनेस नेशन इन इंडिया, सब घुटवा दूंगा. लगे रहो मुन्ना भाई. ओके, पहला क्या हुआ, अपने बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ जिसे कहेंगे. तो एचयूएफ को रेसिडेंट इन इंडिया तब कहेंगे जब या तो नहीं, बस एक ही बात है कि an HUF is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. देखो बिजनेस कहाँ हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बिजनेस इंडिया में हो या अमेरिका में हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है. यदि बिजनेस थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है ना, इवन हाफ भी कंट्रोल हो रहा है ना, इवन 5% भी कंट्रोल हो रहा है ना, तो भी हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया. तो सपोज मेरी एक एचयूएफ है संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेस, और मैं चला गया अब सब ये बोरिया बिस्तर बटोर के, क्योंकि लाइव में तो तुम लोग आते नहीं हो, सब ऑनलाइन ही कर दूं, तो मैं ऑनलाइन क्लास के फिर इन सबको समझाते सिंगापुर चला गया. अब वहीं से अपनी ऑनलाइन क्लास चलती है. लेकिन संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज इंडिया में रजिस्टर्ड है. हाँ, क्योंकि एचयूएफ है तो इंडिया में ही है. और उसके बाद मैं कभी कदार इंडिया में जब आ जाता हूँ तो साल में 15-20 दिन के लिए तो इंडिया से यहाँ से इसको कंट्रोल करता हूँ. यानी 365 दिन में 350 दिन तो ये सिंगापुर से कंट्रोल होती है, 15 दिन इंडिया से कंट्रोल होती है. तब भी इस एचयूएफ को बोलेंगे क्या? रेसिडेंट इन इंडिया. बात क्लियर? तब भी इसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया. आगे बढ़े, होली और पार्टली कंट्रोल इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करें. एक रेसिडेंट एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब कहेंगे. जब भी नई बात लगे जरूर बताना, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे आने वाली क्लास साकेत सर आपकी क्वेरीज है. किसने बताया ये सब कि रेसिडेंट इन इंडिया करता तो होना चाहिए? ये सब किसने बताया? आप लोग हैव पेशेंस, पूरी बात सुनिए आप. तो हमने बोला अरे भाई वापस से बोलना पड़ेगा, साकेत जैसे अच्छा बच्चा लड़खड़ा दिया तो फिर से सुनो. As per section 62, an HUF is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. Control here means top level control, not day-to-day control. Control here means actual control, not mere right to control. Control means top level control, not day-to-day control. Control means actual control, not mere right to control. बात क्लियर? आओ आगे बढ़े. एग्जाम में यदि कर्ता की जगह मैनेजर वर्ड लेते ना, तभी समझ जाना कर्ता एंड मैनेजर आर रिप्लेसेबल. ठीक है ना? नई बात लगी ना? तो अंगूठे क्यों नहीं दिखाए नालायक को? हाँ, कर्ता और मैनेजर आर रिप्लेसेबल. तो यदि एग्जाम में कर्ता नहीं बोल के मैनेजर बोल देना, तब भी तुम समझ जाना कि अरे यार मैनेजर बोला है, तो समझ जाना वही करता ही है. आगे बढ़े. एक रेसिडेंट एचयूएफ को ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब कहेंगे. एक रेसिडेंट एचयूएफ को ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब कहेंगे जब उसका कर्ता सेक्शन 660 दोनों कंडीशन फुलफिल करता है. यानी 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहता है, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया रहता है. A resident HUF is said to be ordinarily resident if the karta of the family satisfies both the additional condition of section 66. He was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and he was in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. कहीं पे भी सचेत ध्यान से सुनो, कहीं पे भी कर्ता का रेसिडेंट होने की तो बात ही नहीं हुई है पूरे सेक्शन 62 में. आओ आगे बढ़े. यानी कर्ता नॉन रेसिडेंट है, फिर भी एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है. आई रिपीट, कर्ता नॉन रेसिडेंट है, फिर भी एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है. यदि कर्ता भाई साहब 6 सेटिस्फाई कर दिए, भले 6 सेटिस्फाई नहीं किए, चलेगा. लॉ ने सिर्फ 6 सेटिस्फाई करने बोला है. बात क्लियर? हम लोग आगे अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी. तो भाई साहब बहुत सिंपल है.
कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है। इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेसिडेंट इन इंडिया होगा, और फॉरेन कंपनी इंडिया का रेसिडेंट होगा यदि उसकी पोयम, पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वापस से सुनो, ध्यान से सुनो, घबराओ मत। इंडियन कंपनी तो हमेशा रेसिडेंट, तो स्टॉक एक्सचेंज में जिन जिन कंपनी में तुम भाव लगा रहे हो, बीएसई एनएससी वाली, वो सब तो रेसिडेंट इन इंडिया है। हाँ, फॉरेन कंपनी की तुम बात कर रहे हो, तो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट तभी मानी जाएगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जब उसके बिजनेस के की डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन सब्सटेंशियली इंडिया में लिए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। When the strategic or key decisions which are affecting business as a whole are substantially taken up in India, then we say that poem is in India. Okay. रेसिडेंस, अच्छा ध्यान रखना, एक कंपनी या तो रेसिडेंट होती है या फिर नॉन रेसिडेंट होती है। कंपनी में ओआर या एनओआर नहीं होता, कंपनी में ओआर या एनओआर नहीं होता। कंपनी या तो रेसिडेंट होती है या फिर नॉन रेसिडेंट होती है। अब आपको बताना है कंपनी सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होती है, तो सपोज हमारी कंपनी रेसिडेंट है, तो मैं इस रेसिडेंट कंपनी को क्या मानूं, ओआर मानूं कि एनओआर मानूं? क्योंकि ट्रीटमेंट ओआर का अलग है, एनओआर का अलग है, तो मैं इस रेसिडेंट कंपनी को क्या मानूं? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। मैं इस रेसिडेंट कंपनी को क्या मानूं, ओआर मानूं या एनओआर मानूं? क्योंकि सेक्शन 5 में कौन सी इनकम ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये अलग अलग है। अरे तो बता ही दो ठाकुरो। हाँ, ओके ओके ओके। अभिनंदन, रचिता ने बोला ओआर, और बात बात ये अभी अंगूठा दिखाने वाले हैं भाई, एंड आंसर इज ओआर। यदि कंपनी सिर्फ रेसिडेंट है तो उसको आप ओआर की तरह ट्रीट करिएगा। ओके, आगे बढ़े। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, तो भैया ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म नहीं है खाली। सेक्शन 64 डील्स विद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, कंपनी, सॉरी फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सारे पर्सन, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 64 से डिसाइड होगा, और ये एकदम सेम एज एचयूएफ है। इसमें भी खाली दो ही स्टेटस होते हैं, या तो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। और इसको रेसिडेंट इन इंडिया तब कहेंगे व्हेन द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस आर होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया। कंट्रोल हियर मींस टॉप लेवल कंट्रोल, not day to day control. Control here means actual control, not mere right to control. तो यदि आपके साइलेंट पार्टनर इंडिया के बाहर भी रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो साइलेंट पार्टनर तो बिजनेस कंट्रोल भी नहीं करता ना। सपोज मेरी फर्म में हम लोग 5 पार्टनर, 5 में से 3 पार्टनर साइलेंट है जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, और 2 पार्टनर जो कि इंडिया में है वो इंडिया में रहते हैं और वो एक्टिव है, तो भैया ये बोला जाएगा बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। लेकिन कंट्रोल मींस एक्चुअल कंट्रोल। एक बार जितना सीखा उसको फटाफट रिवाइंड करो, एक बार जितना सीखा उसको फटाफट रिवाइंड करो, पहले सेक्शन से याद कर लो, बहुत आसान है सारे सेक्शन याद करना। तो भैया स्टेटस वर्ड पता है क्या, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेटस, और स्टेटस में देखो तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से गवर्न हो रहा है, ठीक है। अब 6 में आई डाल दो, ये आई तो नजर आ रहा है कि 1 नजर आ रहा है, मुझे तो आई नजर आ रहा है, तो जैसे आप आई डालेंगे ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। और हमारी सरकार बोल रही है हम दो हमारे दो, फैमिली का मतलब ही होता है हम दो हमारे दो, सरकार बढ़ चढ़ के बोल रही है हम दो हमारे दो, तो फैमिली मतलब दो दो दो, हम दो हमारे दो। सेक्शन 63 कंपनी डॉट की स्पेलिंग देख लो, कंपनी की स्पेलिंग होती है सीओ डॉट, तो 3 लेटर 3 वर्ड, सॉरी 3 लेटर और 3 सेक्शन। और वैसे फर्म का सेक्शन देख ही लो, फर्म में भी तो 4 लेटर ही है, तो 64, तो भैया मैंने चारों सेक्शन याद करा दिए। आई फॉर इंडिविजुअल, हम दो हमारे दो फॉर एचयूएफ, 3 फॉर मतलब सीओ डॉट कंपनी, और एफआईआरएम फॉर मतलब 64। सबको याद हो गया? याद याद, बड़े कंजूस लोग नालायक हो। हाँ, नया नया सीख लेते हो, हाँ, और बताते भी नहीं हो कि यहाँ से नया नया सीख लिया भाई। ओके 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 ओके। अब इसको याद करने का भैया, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने कई बार रिवाइंड करके आपको याद कराया।
एच मतलब एचयूएफ मतलब हाफ कंट्रोल भी चलेगा, यानी होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया चलेगा, होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया चलेगा। और फर्म के साथ एओपी एजेपी दो दो ए है, तो ए फॉर आधा अधूरा कंट्रोल भी चलेगा, आधा अधूरा कंट्रोल भी चलेगा, हाफ कंट्रोल भी चलेगा, आधा अधूरा कंट्रोल भी चलेगा। ये दोनों से आपको याद आ जाएगा विच इज होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, आओ आगे बढ़े। हम लोग ने कर लिया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, सबको याद। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 से गवर्नड है, और सेक्शन 5 कहता है इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया टीटीटी, if income is earned in India TTT, and if income is earned and received outside India but source is controlled from India, earned and received outside India, source controlled from India, then TT dash non taxable. And income earned outside India, receive outside India, source outside India, सब कुछ इंडिया के बाहर है, तब भी ओआर के हाथ में टैक्सेबल, बात बाकी के हाथ में नॉन टैक्सेबल। ये बात दोबारा सुनो, ऐसे सुनो, इस फॉर्मेट में सुनो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होगी, कैसे भी कमा लो सारी इनकम टैक्सेबल। अब एनओआर के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा, तो एनओआर के हाथ में यदि सब कुछ इंडिया के बाहर है तो नॉन टैक्सेबल, और इंडिया से कोई भी कनेक्शन, इंडिया से कोई भी कनेक्शन है, या तो इंडिया में इनकम रिसीव किया है, या फिर इंडिया में इनकम अर्न किया है, या इंडियन सोर्स से इनकम आई है, कुछ भी इंडिया से लिंक बैठा तो एनओआर टैक्स हो जाएगा। एनआर, एनआर की बात करें तो एनआर भैया इंडिया में टैक्सेबल दो ही सूरत पे होगा, या तो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो या फिर इनकम इंडिया में अर्नड हो, तब टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो एग्जाम्स में अभी तक ऐसे 3 कॉलम वाला पूछ रहा था, लेकिन इन दिनों में पिछले 4-1 सालों में 3 कॉलम वाला पूछना बंद कर दिया। वो आपको बस एक ही देगा कि तेरा एसएससी एनओआर है, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एनओआर पे होना चाहिए। एनओआर का इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब इंडिया से कोई भी कनेक्शन हो, अर्नड इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया और सोर्स इन इंडिया, दोनों में, तीनों में से कोई भी कनेक्ट होते ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको वैसे वैसे याद करना पड़ेगा। बहुत दिन आप हॉरिजॉन्टली याद कर लिए, अब आप वर्टिकली याद करिए। आई होप ये बात सबकी होगी। कंपनी में तो मैंने बता दिया रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम लोग आ गए सेक्शन 9 में। यहां तक सब कुछ उचित है, सब कुछ सही है, स्पीड सही जा रही है। तुम तो बिना बोले ही बता देते हो आज, बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए अब अपने बात करने जा रहे हैं सेक्शन 9, यानी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। स्पीड ठीक है ना? तुमने ध्यान दिया अभी तक? अभी तक मैंने सब कुछ हाफ एन आवर में बोल दिया है। आओ आगे बात करें। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टॉपिक को आप 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट डिविडेंड इनकम, दूसरा प्रॉपर्टी इनकम, तीसरा बिजनेस इनकम नहीं सैलरी इनकम, चौथा बिजनेस इनकम, एंड पांचवा रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। 7 पार्ट में डिवाइड करो और सातों को अलग अलग पढ़ो। पहला पढ़ रहा हूं, डिविडेंड इनकम। बहुत सिंपल है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन कंपनी के शेयर से कमाया है, तो अक्रूड इन इंडिया, अर्नड इन इंडिया। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, नॉट अर्नड इन इंडिया। बात क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी इनकम, दूसरा प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी यदि इंडिया में सिचुएटेड है, अर्नड इन इंडिया। प्रॉपर्टी यदि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, नॉट अर्नड इन इंडिया। चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो या शेयर की कैपिटल गेन हो, प्रोविजन वही रहेगा। प्रॉपर्टी यदि इंडिया में है
तो अर्नड इन इंडिया, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो नॉट अर्नड इन इंडिया। इसलिए फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब या तो वो रेंट इंडिया में रिसीव हो रहा हो और या फिर आपका बंदा ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो। इसका लॉजिक यही है कि यदि इनकम क्या यदि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो नॉट अर्नड इन इंडिया, और नॉट अर्नड इन इंडिया तो दो ही सूरत हाल पे टैक्स होगा, या तो ओआर है बंदा और या फिर रिसीव्ड इन इंडिया। बात क्लियर? ओके। सैलरी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। यदि आप इंडिया में सर्विसेज दे रहे हो तो अर्नड इन इंडिया, और यदि आप इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहे हो तो नॉट अर्नड इन इंडिया। बात क्लियर? लीव सैलरी ऐसी है जब हम सर्विसेज दे ही नहीं रहे हैं फिर भी इनकम आ रही है। तो भैया आप तो बोले यदि इंडिया में सर्विस दिया हो तो अर्नड इन इंडिया, इंडिया के बाहर दिया हो तो नॉट अर्नड इन इंडिया। हम तो भैया सर्विस ही नहीं दिए, तो बताइए हम क्या माने? तो लॉ बोलता है कि लीव सैलरी के ठीक पहले वाला पीरियड या लीव सैलरी के ठीक बाद वाला पीरियड यदि इंडियन टेन्योर है, या तो पहले वाला या फिर बाद वाला, तो आपकी सैलरी अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे सपोज आप नवंबर में घूमने गए, नवंबर दिसंबर में आप घूमने गए छुट्टियां लेके, दिस इज योर लीव पीरियड। तो हम बोलेंगे भैया क्या अक्टूबर में इंडिया में काम कर रहे थे? आप बोले ना पापा ना। तो हम बोले क्या जनवरी में इंडिया में काम कर रहे थे? ना। तो फिर ये लीव सैलरी अर्नड आउटसाइड इंडिया। लेकिन सपोज आपने बोल दिया हाँ जनवरी में तो इंडिया में ही काम कर रहा था, तो ये लीव सैलरी इज अर्नड इन इंडिया। आई होप आपको बात समझ में आ रही। अब लगे हाथ आप एक सेक्शन पढ़ लीजिए, इसका सेक्शन 9 में ही है, इसका एक एक्सेप्शन। इसका एक एक्सेप्शन है कि यदि आप इंडियन सिटीजन है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भले ही आप इंडिया के बाहर काम कर दो परंतु आपकी सैलरी इज डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। तो सारे इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर काम करते हैं वो सब की सैलरी अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी। एक्सेप्शन क्लियर है? यू आर इंडियन सिटीजन, यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया and you are a government employee, then your all salaries shall be treated as earned in India. लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में। कौन सा सेक्शन? 10 सबसेक्शन 7 में। और क्या बोला हुआ है? ऐसे एम्प्लॉय, कैसे एम्प्लॉय? ऐसे एम्प्लॉय जो कि इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडिया के बाहर काम करते हैं, तो उनकी सैलरी इज डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, बट उनके सारे अलावेंस, सारे परक्विजिट सेक्शन 10(7) में एग्जेम्प्ट होंगे। ऑल अलावेंस एंड ऑल परक्विजिट ऑफ सच एन एम्प्लॉय शैल बी एग्जेम्प्टेड इन इंडिया। इवन डियरनेस अलावेंस भी एग्जेम्प्ट होंगे। बात क्लियर? बात क्लियर? ओ सबको पता था ये बात? अच्छा तुमको पता है जी? हाँ हमको पता है जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़े। प्रॉपर्टी इनकम बता चुके हैं। अब आइए 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 इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। इंटरेस्ट इनकम कब अर्नड इन इंडिया माना जाएगा? ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट सीख लिया तो रॉयल्टी भी आ जाएगा, और एक बार रॉयल्टी सीख लिया तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस भी आ जाएगा। मतलब एक इंटरेस्ट सीख लिया तो 3 प्रोविजन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इंटरेस्ट इनकम अर्नड इन इंडिया तब माना जाएगा नंबर 1 जब उसका पेयर इंडियन गवर्नमेंट हो। तो यदि इंटरेस्ट का पेयर इंडियन गवर्नमेंट है तो इंटरेस्ट इनकम इज अर्नड इन इंडिया। तो फॉरेन के सारे फाइनेंसर जिनसे इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है उनका इंटरेस्ट अर्नड इन इंडिया माना जाएगा। पहला बात खत्म, पेयर इज इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा, यदि पेयर कोई भी हो, यदि वो लोन का पैसा इंडिया में यूज हुआ है तो income is said to be earned in India. If the loan amount is used in India, then the interest is said to be earned in India. याद रहेगा? है तो बहुत टेक्निकल बात, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रहा हूं, मुझे आपको उलझाना है ही नहीं। आपके एग्जाम में जितना पूछेगा उतने लेयर का बता रहा हूं भाई, डेप्थ और है, डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। Interest is said to be earned in India if the payer is Indian government,
और द लोन अमाउंट इज यूज्ड इन इंडिया। 8 सीट लिया, 2 मुफ्त में ले लो। Royalty income is said to be earned in India if the payer is Indian government, or if the loan amount, not loan amount, if the intangible asset is used in India. Intangible asset is used in India. Fees for technical services is said to be earned in India if payer is Indian government or technical services are used in India. भैया इंपॉर्टेंट है, तीनों मिला के कभी भी पूछ लेता है, कभी इंटरेस्ट पूछ लेता है, कभी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पूछ लेता है। आपको इतना याद हो गया क्या? तो लास्ट पॉइंट में अपने आ जाते हैं बिजनेस इनकम। कब बिजनेस इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया? तो बिजनेस इनकम इज सेड टू बी, व्हेन वी से बिजनेस इनकम इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल इनकम। तो पीजीबीपी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ 4 पॉइंट है और 4 एक्सेप्शन है, 4 ठीक है, ओके ओके, 4 पॉइंट है और 4 एक्सेप्शन है। पहले 4 पॉइंट सुना देता हूँ, फिर उनको याद करा दूंगा। टफ है ना, इसलिए याद कराना पड़ेगा। पहले सुना देता हूँ, फिर याद करा दूंगा। ओके, पहले 4 business income is said to be earned in India if the income has been earned through an agent in India who has the power to conclude contract on behalf of non-resident. A non-resident is said to have a business connection in India if he has any agent in India or branch in India which can conclude contract on his behalf. यदि नहीं समझ में आया तो अपने ऊपर लेके दो। आप हो रक्षिता प्रजापति, नहीं आप हो रक्षिता मैडम, और रक्षिता मैडम आप हो इंडिया के बाहर रहती हो, आप सिंगापुर में रहती हो, तो आप हो गए नॉन रेसिडेंट, लेकिन आपका इंडिया में एक बिजनेस चल रहा है जो कि आपकी ही ब्रांच है, आपकी ही ब्रांच है, और उस ब्रांच को ऑटोनोमस मोड पे रखा हुआ है कि जो करना है करो, यू कैन टेक द डिसीजंस, यू कैन कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, आप परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। तो वो जो आपका इंडिया में ब्रांच है या इंडिया में एजेंट है, दैट शैल ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और उस ब्रांच से आपने जितना भी कमाया all shall deem to be earned in India. लेकिन सपोज रक्षिता मैम ने उस ब्रांच को ऑटोनोमस नहीं दिया गया, उन्हें बोला गया तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं कर सकता, सब पहले डेटा मुझे भेजो, देन आई विल कंक्लूड फ्रॉम हियर। तो आपकी वो वाली ब्रांच, आपका वो वाला एजेंट इंडियन कनेक्शन नहीं माना जाएगा। आई होप बात क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, इफ यू हैव एनी warehouse in India from where the goods are habitually supplied, आपका इंडिया में एक वेयरहाउस रखा हुआ है, गोडाउन लिया हुआ है, जहां से गुड्स रेगुलरली सप्लाई होता है, तो भैया ये बोला जाएगा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। जितना भी माल उस गोडाउन से सप्लाई हुआ है, सबके सब अर्नड इन इंडिया माने जाएंगे। बात क्लियर? भाई साहब आप तो हो सिंगापुर में और आपका जो कस्टमर है वो है जापान में, तो सिंगापुर से कस्टमर जापान में डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। बायर जापान का, सेलर सिंगापुर का, और इनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, बस इंडिया से गुड्स की डिलीवरी हुई है, बस ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल इन इंडिया। बात क्लियर? ओके। नंबर तीसरा क्या है? नंबर तीसरा क्या है कि यदि आपका इंडिया में कोई एजेंट है जो आपके बिहाफ में ऑर्डर सिक्योर करता है, तो दैट एजेंट शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो आपने इंडिया में बीपीओ खोल रखा है, आपने इंडिया में कुछ एजेंट बैठा रखे हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर यू, और आपको दुनिया भर से कस्टमर ला के देते हैं। तो जितना भी वो कस्टमर आपको दिए, उन कस्टमर से आपने जितना भी कमाया, ऑल आर डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। चौथा नंबर पॉइंट, यदि आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, क्या है? अरे क्या है? इंडिया में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो हम बोलेंगे यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया।
और जितना भी आपने उस इकोनॉमिक प्रेजेंस से कमाया सब के सब अर्नड इन इंडिया माने जाएंगे। आपके मन में आया हाँ सर ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या बोलेंगे सर, थोड़ा बताइए तो हम बता देते हैं। ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तब बोला जाएगा जब आपका इंडिया में दो तीन हो मतलब जब या तो आप इंडिया में ट्रांजेक्शन कर चुके हो पूरे साल में 2 करोड़ या उससे ज्यादा, 2 करोड़ या उससे ज्यादा का आपने इंडिया में ट्रांजेक्शन कर लिया, या फिर आपने इंडिया में कोई ऐप के थ्रू कोई वेबसाइट के थ्रू 3 लाख से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर बना लिए, तो हम बोलेंगे क्या बात भाई 2-2 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। या फिर 3 लाख से ज्यादा तुम्हारे सब्सक्राइबर हो गए, तो भैया आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और इन सब्सक्राइबर्स से, इन 2 करोड़ के ट्रांजेक्शन से आपने इंडिया में जितना भी कमाया, ऑल आर डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। तो भैया इंडिया में कोई ब्रांच ही नहीं खोले हैं, सुन रहे हो ना मेरी बात, इंडिया में कोई ब्रांच ही नहीं खोले हैं, इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं बैठाए हैं, इंडिया में कोई गोडाउन भी नहीं खोले हैं, इंडिया में रत्ती भर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ली है, कुछ नहीं, बट एक तो ऐप बना के इंडियन वेबसाइट पे इंडियन इंटरनेट पे छोड़ा हुआ है, और वहां पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं उससे, होने तो कनेक्ट, और बहुत सारे सब्सक्राइबर बन गए, 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए, और उन सब्सक्राइबर से हम पैसे कमा रहे हैं। तो भैया दैट विल बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। बात क्लियर हो गई? यस। तो भैया 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब 4 एक्सेप्शन भी सुन लो। हाँ, 4 एक्सेप्शन भी सुन लो। नंबर 1, मियरली ब्रोकर इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। खाली आपका इंडिया में दलाल है, ब्रोकर है, जो सबका काम करता है आपका भी काम करता है, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एजेंट और ब्रोकर में अंतर है, एजेंट सिर्फ आपके लिए काम करता है और ब्रोकर सबके लिए काम करता है। एजेंट और ब्रोकर में डिफरेंस है, एजेंट सबके लिए, एजेंट सिर्फ आपके लिए काम करता है और ब्रोकर सबके लिए काम करता है। तो जो सबके लिए काम करता है वो आपका बिजनेस नेशन नहीं है, लेकिन जो सिर्फ आपके लिए काम करता है वो बिजनेस नेशन है। नेक्स्ट, इंडिया में यदि आपका सिर्फ एक परचेज एजेंट है तो परचेज एजेंट इज नॉट अ बिजनेस नेशन। मतलब आपने इंडिया में एक बंदा बैठाया है जो आपके भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, लेकिन वो सिर्फ परचेज के ट्रांजैक्शंस करता है, आपके भी आप में इंडिया से परचेज करके फॉरेन बेचता है, ये बिजनेस नेशन नहीं माना जाएगा। नंबर 3, यदि आप न्यूज बिजनेस में हैं और इंडिया की मसालेदार वाली न्यूज, योगी बाबा ने क्या किया, ये सब अच्छी अच्छी न्यूज निकाल निकाल के आप फॉरेन में भेजते हो, तो यू हैव अ न्यूज कलेक्शन सेंटर इन इंडिया। The simply news collection center in India is not treated as business nets. यदि आप सिनेमा के बिजनेस में हो और आप इंडिया के ब्यूटीफुल सिनेरीज को कैमरे में शूट करके इंडिया में मूवी शूट करते हो, लेकिन इंडिया में एग्जिबिट नहीं करते, तो स्टिल you are not having a business nation in India. If a non-resident is engaged in cinematography business and his activities are confined to shooting in India, then such activities shall not be treated as business nation in India. I hope concept clear. ठीक है, अब इसको याद कराने के लिए मैं आपको एक कोड देता हूँ। संजय मुंद्रा CWA है और वो भोजपुरी सिनेमा नहीं देता। संजय मुंद्रा, क्या बोला मैंने बोला संजय मुंद्रा CWA है और वो भोजपुरी सिनेमा नहीं देता। जो तुम्हारा CMA है ना, वो मेरे जमाने के एग्जाम्स में CWA था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो मैं CWA हूँ, तुम्हें पता है, CA भी हूँ, CS भी हूँ, वो सब छोड़ो यार। तुम्हारा कोड बन रहा है संजय मुंद्रा या सर हमारे CWA है और वो भोजपुरी सिनेमा नहीं देते। तो S फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, C for who can conclude contract on behalf of non-resident, W for he has a warehouse in India from where the goods are habitually supplied, A for he has an agent in India who secures order on his behalf, B for merely broker, not a business license, purchase agent, not a business license, cinematography business confined to shooting, not a business license, news business confined to collection of news, not a business license. याद हुआ क्या? अरे याद हुआ, अरे मेमोरी ट्रिक मिली, सबसे टफ प्रोविजन यूं याद हो गया, संजय मुंद्रा CWA है और वो भोजपुरी सिनेमा नहीं देते। देखा भोजपुरी सिनेमा नहीं देखने का फायदा, और तुम अभी छठ पूजा के दिन देखो इतनी भोजपुरी सिनेमा देखोगे। तो भैया रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको फटाफट याद करा दिया।
अब मुझे सिर्फ आपको टैच म्यूजिक सुनाना है और आपका प्रोविजन खत्म होने वाला है। सबको रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक समझ में आ गया? कितनी देर में रिवाइंड हुआ देख लो, इतना धीरे धीरे बोला, इतना रिवाइंड किया, तब भी देख लो कितनी देर में हो गया, हार्डली 45 मिनट्स। बात क्लियर? अब आ जाओ टैच म्यूजिक सुनो और चलो। टैच म्यूजिक की धुन है, एक बार म्यूजिक सुनाता हूँ तुम्हें यार। हाँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम सुनते जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ठाकुर। हाँ, तो टैच म्यूजिक में ये जो गाना है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस, इसकी धुन है, इसकी धुन है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या? पल पल दे 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 रहती हो। इसी गाने की धुन पे हमने अपना बनाया है टैक्स म्यूजिक नंबर RS। हर शाम आंखों पे तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। आओ फटाफट सुनते हैं। इट विल हार्डली टेक 1 2 3 मिनट्स, 5 मिनट तो लग ही जाएगा यार। ओके, देखो तो म्यूजिक आ रहे थे, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, देखो क्या मस्त सुनाई दे रहा है। इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, 365 दिन क्या रहते हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट को जाए, इंडियन सिप का मेंबर जो सिप के संग जाए, इंडियन सिप का मेंबर जो सिप के संग जाए, बाहर का जो इंडियन बाहर ही रहता है, बस मिलने के लिए जो इंडिया में आता है, ऐसे लोगों पे तुम 616 रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। यहां तक याद हुआ? यहां तक याद हुआ? 616 के तीनों एक्सेप्शन याद हो गए? अब आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करें डीम्ड रेसिडेंट की। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में नहीं रहता है, 15 लाख से ज्यादा इंडिया से कमाता है, फॉरेन में कहीं भी वो तो लाएबल टू टैक्स नहीं है, लाएबल टू टैक्स में एग्जेम्प्टेड इनकम भी है, ऐसे लोगों को तुम NOR रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। आगे बढ़ो। HUF, एक HUF जो थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो, एक HUF जो थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो, उसका करता 6 को फुलफिल करता हो, इंडियन कंपनी सारी रेसिडेंट ही होती, फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में जब होती, फर्म का थोड़ा भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो, इंडिविजुअल 182
अब बचा क्या, लास्ट एक्सेप्शन, वो डीम्ड रेसिडेंट का, एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया के बाहर रहता आया है फॉर विजिटिंग, एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया के बाहर रहता आया है फॉर विजिटिंग, 15 लाख से ज्यादा वो इंडिया से कमाता है, 6 1 मॉडिफाइड उस पे लग जाता है, 120 365 एनवार रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। भैया 4-5 पैरा था और एकदम टूटे हुए गले में भी मैंने तुम्हें सुना दिया, ठीक है। एक बार सुनने में तो कुछ भी नहीं होगा, खाली मालूम पड़ेगा कि यार इसके पास जो टैच म्यूजिक है ना, वो पूरा का पूरा प्रोविजंस कवर करता है। बस एक कैसे ही करके मुझे टैच म्यूजिक मिल जाए तो मेरा काफी हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, खाली तुम्हें इतना ही मालूम पड़ा। और मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि सारी टैच म्यूजिक प्रॉपरली रिकॉर्ड करके विथ लिरिक्स लगा के तुम्हें देना शुरू कर दूंगा आने वाले 1-2 दिन, यानी कल ही एक वीडियो तो दे दूंगा, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात। अब 2-4 मिनट अपने बात कर ले कि आपको ये जो रेगुलर रिवीजन हो रहा है ये कितना पुष्ट दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो एक एक करके अपना हाथ ऊपर करो और माइक ऑन करके बताना कि ये रेगुलर रिवीजन, मतलब एक होता है मैराथन और एक होता है इंटरमिटेंट रिवीजन। तो ये जो अपना डेली हाफ एन आवर का एपिसोड है, हाउ मच इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्या बोलते उसको, मैराथन, और कितना फायदा दे रहा है। अनिकेत प्लीज बोलना, प्लीज माइक भी ऑन करना और हो सके तो कैमरा भी ऑन करना। इंडियन सिटीजन या पर्सन, अनिकेत की होलो रे, हाँ कैमरा ऑन करने के नाम पे शर्ट पहन के आ रहा है, अच्छा अच्छा वाला, अच्छा ड्रेस सेंस, अच्छा। और कोई बंदा अनिकेत के अलावा, अच्छा, तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, खाली अंगूठे दिखाने हैं। माइक ऑन नहीं हो रहा है सर, ओके हो गया, अनिकेत बोलो। हेलो हेलो। हाँ अनिकेत, हेलो हेलो। सर ये डेली का रिवीजन से हमको फायदा तो हो रहा है कि पहले जो क्लासेस किए थे अभी वो रिवीजन हो जा रहा है। लेकिन सर मैं ऑफिस गोइंग हूँ तो थोड़ा ये 7:45 8 PM थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 8:30 होगा तो सर वो बेटर होगा हमके लिए। एक्चुअल में मेरा अभी एक मेडिटेशन का सेशन चलता है रात में 9 से 9:30, तो ओके। मैं वहाँ पे 21 डे चैलेंज लेके बैठा हूँ और वो बहुत ही नोबल कॉज है, इसलिए मैंने 9 से 9:30 क्लास पहले से अनाउंस कर दी थी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बैठ रहा है, 8:45 के पहले आप लोग को फिनिश करूँ या फिर 9:30 के बाद पिकअप करूँ। मैंने ट्राई किया था 9:30 से बाद पिकअप करने, लेकिन वो फिर घर जाते जाते मेरा 11 बजा देता है, फिर मेरा मॉर्निंग बहुत छूट जाता है और मैं हो गया सेल्फिश। तो मैं बोला यार 9 के बाद 9:30 के बाद तो नहीं होगा, और ऑफिस वाले भी यार थोड़े से ट्रबल रहते, दरबान बेचारा मेरे लिए बैठा रहता है। तो मैंने बोला ठीक है यार, अपने इसको 8:45 तक समेट देंगे। तो 7:45 से 9:45 हमने टाइम सोचा है, क्या करे भाई। हम्म, नेक्स्ट। नहीं ठीक है सर, सच कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं ज्वाइन कर ही लिया था तो थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। हाँ इसलिए कोई भी कभी भी ज्वाइन करता है मैं बीच में उसको इंटर लेते रहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अन्य सैकेत। सर मतलब मेरे को तो सर बहुत हेल्प होता है इससे, मतलब स्पेशली सर क्लासेस वगैरह एंड होने के बाद जो डिटैच फील होता है, मतलब लगता है कि भी सैकेत कहीं से भी लग रहा है कि यार मैं इससे अपने आप करता तो जल्दी रिवाइंड हो जाता, ऐसा कहीं से लग हाँ रहा है? सर। नहीं सर, मतलब आपने जैसे पहले दिन जो टॉपिक्स किए थे वो दिमाग से बहुत मतलब इरेज टाइप के हो गए थे, पर आपसे जब एक बार पढ़ के खुद के बाद जब खुद किया तो वो टॉपिक आधा टाइम लग रहा था एज लेकिन कम्पेयर मैं टू बोल मैं रहा अगर हूँ सेल्फ कि स्टडी कहीं पे भी करता। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये रिवीजन जैसे आप 45 मिनट्स में आरएस कराए, यदि हम अपने आप करता तो शायद ये 15-20 मिनट में से हो जाता। नहीं सर, नहीं होता, फर्स्ट रिवीजन तो नहीं होगा एटलीस्ट वो तो। हाँ ठीक है चलो।
Ashita ma'am. हेलो हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं तुम सुन पा रहा हूँ. हाँ नमस्ते सर. सर नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ओवरऑल. एक तो डेली होता है तो उसे थोड़ा थोड़ा आप अपडेटेड रहते हैं, वो बहुत अच्छा है. और जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उससे क्विक रिवीजन होता है. और म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है सर. मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि इसमें आपको रेलेवेंट कुछ नई बातें भी बता दूं, लेकिन साथ में ये भी रहता है कि बेवजह ओवरडोज नहीं देना. जैसे इंटरेस्ट और पे बहुत ओवरडोज दी जा सकती है, पोएम को तो बहुत ओवरडोज दी जा सकती है, लेकिन वो भी नहीं देना है. और सेशंस को कुछ नया बताना भी जरूरी है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल एकदम नहीं बताना. दोनों के बीच में अपने आप को ठहरा के रखो. इसलिए बीच में जब पूछता रहता हूँ कि नया मालूम पड़ा तो बताओ, और कहीं पे भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए. आई ट्राई फॉर दैट. Yes, Ghosh Babu. Abhinandan Hello, sir. sir. Good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Sir, I think this is a great idea because your vision that we must stay in touch with tax regularly, that will help us a lot in the future, and that in